हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं इसरो का पेपर सॉल्व करूंगा कंप्यूटर साइंस का। तो एज आई डिस्कस्ड एंड एज आई प्रॉमिस्ड, आज हम इसरो का पेपर लेके आ चुके हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसरो के जो पेपर को सॉल्व करूंगा वो टॉपिक वाइज सॉल्व करूंगा। मैं सब पूरा पेपर एक साथ सॉल्व नहीं करने वाला, क्योंकि हमने बताया था कि इसरो में जो क्वेश्चन होते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं आपके ब्रांच से और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड से। ठीक है, टोटल पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और मैंने पूरा पेपर भी डिस्कस किया है इसरो का कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो वो तुम जाके देख सकते हो। तुम्हें यदि आइडिया नहीं है कि इसरो कैसे क्रैक किया जाए, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एग्जाम क्रैक किया हूँ, तो तुम भी देख सकते हो कि यदि तुम गेट की भी तैयारी करते हो तो इसरो के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिसको वीडियो स्लो लग रहा हो तो 1.5x या 2x में भी देख सकते हो। ठीक है, आज हम टीओसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टीओसी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आए हुए थे। मैंने पिछले वीडियो में शायद 12 बताए हैं, थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक हो सकता है, हो गई हो। तो 10 क्वेश्चन है मेरे पास पूरा पेपर है। ये देखो, ये पेपर है मेरा पूरा इसरो का। ठीक है, और इसमें इसरो का लोगो भी बना हुआ है, ये तुम देख सकते हो, ये इसरो का लोगो। तो इसी पेपर से मैंने सब कुछ उठाया है पूरा। मेरा जो पेपर था सेट सी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 था जो टीओसी का था। इस वीडियो में अपन टीओसी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज और, क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्या वो बेसिक क्वेश्चन था, क्या वो इजी था, क्या वो मीडियम था, क्या वो हार्ड था। ठीक है, ये नोटेशन मैं यूज करने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि क्या लेवल था क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था ये सेट सी पे। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंसिडर द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटेशन मींस एनएफए बिलो स्टेट्स विथ अ स्मॉल इनकमिंग एरो आर इनिशियल स्टेट्स। मींस क्या है, ये जो स्मॉल एरोज हैं ये क्या है, इनिशियल स्टेट है। मतलब यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है, ए है। वाइल ए डबल सर्कल स्टेट डिनोट्स अ फाइनल स्टेट, तो ये स्टेट क्या हो गई, फाइनल स्टेट। अब देखो यार, जो लोग टीओसी पढ़ लिए ना उनको ये चीज समझ में आएगी, जो लोग नहीं पढ़े ना उनको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ मिनिमल डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटेशन फॉर दिस लैंग्वेज इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक एनएफए दिया हुआ है। ठीक है, एनएफए, और उस एनएफए को यदि तुम डीएफए में कन्वर्ट करते हो तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट लगेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं मानता हूं, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है इसका लेवल होगा इजी। क्यों इजी होगा बताता हूँ। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं ना अभी टीओसी, दिक्कत लेने की बात नहीं है। जब टीओसी पढ़ लोगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, एनएफए से डीएफए से कन्वर्ट करने में थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस है, मतलब 1.5-2 मिनट टाइम लग सकता है तुमको। ठीक है, बट ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्योंकि एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करना है ना, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है लेकिन प्रोसेस लेंदी है, इसलिए मैं इसको इजी में रख रहा हूँ। तो 1.5-2 मिनट टाइम लग सकता है, मुझे 1.5 मिनट टाइम लगा था। और तुम यहाँ देख सकते हो ना, मैंने एग्जाम में ऐसा सॉल्व किया था। जो सोल्यूशन है तुम्हें, ये मेरे एग्जाम का सोल्यूशन है, मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, मैंने पेपर सॉल्व किया था पेपर में ही। ठीक है, तो ये मेरा जो सोल्यूशन तुम्हें दिखेगा नीचे, और ये जो टिक है वो मैंने एग्जाम में लगाया था। ठीक है, तो एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करने की एक मेथड होती है, मैं वो बताता हूँ कैसे। जो लोग पढ़ लिए हैं उनको तो आ जाएगा। तो तुम जो टीओसी खत्म कर चुके हो खुद से सॉल्व करो पहले क्वेश्चन, यदि नहीं बनता है फिर सॉल्यूशन देखो। जो लोग टीओसी नहीं पढ़े हैं तो जस्ट समझ लो कि ये क्वेश्चन इजी था। जब तुम टीओसी पढ़ लेना तो तब फिर सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यदि जो टीओसी नहीं पढ़ा वो स्किप भी कर सकता है इस वीडियो को, बाद में सेव करके रख लो जब कभी टीओसी तुम्हारा खत्म होगा सिलेबस से, तुम्हारे गेट के सिलेबस से। और ये क्वेश्चन गेट के ही है यार, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, तो तुम फिर दोबारा देख लेना। चलो, देखो एनएफए से डीएफए कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है। दो मेथड बताता हूँ मैं। पहला तो ये, तुम लैंग्वेज पहचान लो कौन सी लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के लिए डीएफए बना लो। ये थोड़ा सा मतलब थॉट प्रोसेस ज्यादा लगेगा इसमें। एक सिंपल मेथड होता है एनएफए टू डीएफए कन्वर्ट करने का। क्या होता है, यहाँ पे तुम इनिशियल स्टेट लिखो, क्या है तुम्हारी ए। ठीक है, टेबल मेथड। और यहाँ पे जो तुम्हारे इनपुट पैरामीटर्स है ना, ए और बी, वो रख लो अल्फाबेट्स। ठीक है, अब इतना हो गया। अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको। अब ए स्टेट पे जाओ, डायग्राम में एनएफए में ए को, अगर ए देखता है तो कौन कौन से स्टेट में जाता है। तो वाई सीइंग ए इज गोइंग टू ए ओनली। तो ए पे कहाँ जा रहा है, ए पे रख दिया ए। सिंपल, ये ए जो है स्टेट है, इनिशियल स्टेट, उसको यहाँ पे रखा। और वो ए को देख के कहाँ पे जा रहा है, केवल ए पे ही जा रहा है। देखो यदि यहाँ पे एक और ए होता तो यहाँ बी भी लिख देते हैं हम साथ में। ठीक है, चलो। अब स्मॉल कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए स्मॉल बी को देख के कहाँ कहाँ जा रहा है। तो कैपिटल ए स्मॉल बी पर, ए पर भी जा रहा है, बी पे भी जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है, ए और बी दोनों पे, तो लिख दो ए बी। सिंपल। ठीक है,
अब ये स्टेप खत्म हो गया। इस स्टेप में जो भी नई स्टेट आती है, ये ए स्टेट हम पहले कवर कर चुके हैं, यहाँ पे कवर कर चुके हैं। नई स्टेट कौन सी आई है? ए बी। तो यहाँ पे क्या रख लो? ए बी। ठीक है, सिंपल। अब ए बी एक नई स्टेट तुम्हारी बन गई है जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूडेड है। अब तुमको दोनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी मतलब ए और बी दोनों। ए बी ए को देखने पर कहाँ जा रहा है? तो ए को देखने पर ए ही जा रहा है, तो यहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, और बी ए को देखने पर कहाँ जा रहा है? ए स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? बी पे। और बी स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? सी पे। तो यहाँ पे ए सी। तो ए बी दोनों मिलके स्मॉल ए पे कहाँ जा रहे हैं? ए और सी पे। तो ए सी लिख दिया, सिंपल। अब ए बी बी पे कहाँ जा रहा है? तो ए बी पे देखो, बी पे कहाँ जा रहा है? ए कहाँ पे जा रहा है? ए पे ही जा रहा है। ठीक है, और बी पे भी जा रहा है। ठीक है, ए बी लिख दिया। और बी कहाँ जा रहा है? सी पे जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, सिंपल। ए बी बी पे कहाँ कहाँ जा रहा है? बी पे और बी पे, और बी कहाँ जा रहा है? सी पे। तो ए बी सी पे हो गया, सिंपल। चलो, अब नई स्टेट यहाँ पे क्या बनी तुम्हारी? ए सी बनी, ए सी। चलो, तो यहाँ पे ए सी लिखो। ए बी को हम कवर कर चुके हैं, ए सी देखते हैं। ए सी मतलब ए सी ए पे कहाँ जा रहा है? ए पे जा रहा है। तुम समझ रहे हो ना क्या मेथड फॉलो कर रहा हूँ मैं, है ना? यदि नहीं आता समझ में तो कमेंट करना और दोबारा से देखना वीडियो को। तो ए सी देखो, ए स्मॉल ए पे कहाँ पे जा रहा है? ए पे। ठीक है, सी कहीं नहीं जा रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो तुम सी को हटा दो, या यहाँ पे एक तुम बोल सकते हो कि कहीं नहीं जा रहा तो यहाँ पे डेड स्टेट पे जा रहा होगा। ठीक है, तो ए डी लिख सकते हो तुम उसको, अगर लिखना हो तो। यदि नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो। ठीक है, अब देखते हैं ए सी। ए सी को देखो, ए सी बी पे कहाँ जा रहा है? तो ए बी पे कहाँ जा रहा है? ए बी पे जा रहा है, ए बी पे। और सी कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको तुम डी हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना? चलो, अब अपन देखते हैं हमारे पास नई स्टेट कौन सी आई है। हम ए सी कवर कर चुके हैं, ए बी कवर कर चुके हैं, ए पे ए बी कवर कर चुके हैं हम। अब हमारी नई स्टेट आई है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी देखोगे तो ए स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? ए पे जा रहा है, केवल ए पे ही जा रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बी कहाँ जा रहा है? सी पे। तो यहाँ पे ए सी लिख दो। ठीक है, सी कहीं नहीं जा रहा तो रहने दो। अब हमारे पास एक और वो है, क्या बोलते हैं, ए बी सी। बी पे कहाँ पे जाएगा? तो ए पे जा रहा है और बी पे जा रहा है, सी कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे कि सारी स्टेट हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे सारी स्टेट क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। मतलब ए का भी हमने देख लिया, ए बी का भी देख लिया, ए सी का भी देख लिया, ए बी सी का भी देख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट है, नंबर ऑफ स्टेट, वो कितनी आ गई? ए आ गया, एक ए बी आ गया, एक ए सी आ गया, एक ए बी सी आ गया। तो तुम इसका डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ए लिख लो, फिर यहाँ पे ए बी लिख लो, फिर यहाँ पे ए सी लिख लो, फिर यहाँ पे ए बी सी लिख लो। ठीक है, तो ऐसे तुम डायग्राम बना लो। यहाँ ए स्मॉल ए पे कहाँ जा रहा है? ए पे जा रहा है, ऐसे। ए स्मॉल बी पे कहाँ जा रहा है? ए बी पे, तो ऐसे बी। तो ऐसे तुम डायग्राम भी बना सकते हो इसका। तो ये क्वेश्चन था यार, एक क्वेश्चन जो आया था टीओसी का, किसमें? तुम्हारे इसरो के पेपर में। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना टाइम ले लिया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यदि तुम्हें मेथड पता है तो तुम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था यार। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ स्टेट ये है 4 है। और इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व किया था, मेरे पास क्वेश्चन सही था। तो यहाँ पे जो टाइम लगा था मुझे, वो लगा था लगभग 1 मिनट ही लगा था, क्योंकि जल्दी हो गया था मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना मतलब ईजी है, इतना टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। कंसीडर द, तो ये क्वेश्चन अपने से पहले सॉल्व करो पहले, है ना? कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो यहाँ पे CFG दिया है एक। ठीक है, CFG। हेयर एस इज द स्टार्टिंग टर्मिनल। ठीक है, एस जो तुम्हारा स्टार्टिंग टर्मिनल है, वाइल ए एंड बी आर टर्मिनल सिंबल्स या अल्फाबेट, कुछ भी। ठीक है, चलो, तो ये ग्रामर दिया हुआ है CFG ये। अब बोल रहा है कि द लैंग्वेज जनरेटेड बाय जी इज, मतलब ये जो ग्रामर है ना, वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना हिडन ट्रायल से किया करो, मतलब उल्टा किया करो। ठीक है, अब तुम इसका अगर ग्रामर लिखने जाओगे, तुम ग्रामर नहीं लिख पाओगे। ग्रामर से देखते हैं, चलो। पहले ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। डी क्या जनरेट कर रहा है? डी जनरेट कर रहा है, देखो, एन क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। एन 0 से बड़ा होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ये ए भी जनरेट कर देगा। पहले तो ये एप्सिलॉन जनरेट कर देगा, ए पावर 0 बी पावर 0 एप्सिलॉन होता है। फिर यहाँ पे अगर एन को 0 रखता हूँ मैं, तो ये क्या जनरेट कर देगा? ए भी जनरेट कर देगा। फिर क्या जनरेट कर देगा? ए पावर एन बी पावर एन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर जनरेट कर देगा, फिर ए क्यूब बी क्यूब जनरेट कर देगा साथ में, ठीक है, ऐसे ऐसे जनरेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो ना, यहाँ पे यदि तुम एस से टी जाते हो, एस से टी जाते हो, ठीक है, और टी से कहाँ जाते हो, तुम बी जाते हो, तो ये तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना बी डायरेक्टली जनरेट कर रही है, लेकिन ये वाला बी जनरेट नहीं कर पा रहा है। मेरे बात का मतलब समझे तुम, एस से टी गए, ठीक है, टी से बी गए, देखो ये होता है स्टार्टिंग सिंबल एस, यहाँ से जनरेट करना होता है चीजें। तो मैं एस से पहले कहाँ गया, एस से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ और यहाँ पे जा सकता हूँ, तो मैं एस से गया टी पे, ठीक है। अब टी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, बी पे, तो मैं एस से डायरेक्टली बी पे पहुंच गया ना, मतलब मैं बी को जनरेट कर सकता हूँ इस ग्रामर के थ्रू। बट ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। समझ में आई बात? तो ये लैंग्वेज बी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबकि हमारा ग्रामर बी को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। सेम ऐसा इसको भी देख के कर लो यार। यहाँ पे कैसे देख सकते हो, एन जो होना चाहिए एन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देख लो यहाँ पे यदि n लेस देन इक्वल टू है, तो ये लैंग्वेज जो होगी मैं जानता हूँ, क्योंकि a कामा बी यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ए बी, n और m जब बराबर होंगे तो a भी जनरेट हो सकता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर जनरेट हो सकता है, ठीक है। देखो तुम्हें एक गलती पकड़नी है किसी भी ऑप्शन में और उसको एलिमिनेट करना है किसी तरह, तो यहाँ पे a बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो यदि, तो कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो इक्वल नंबर ऑफ एज और बीज जनरेट कर पाए, कोई भी, मतलब ऐसा तुम्हें स्टेप नहीं मिलेगा। जैसे अगर तुम इसको लेते हो ए एस बी, तो एस से तुम कहाँ गए, ए एस बी गए, ठीक है, ए से ए एस बी गए, फिर एस के थ्रू तुम टी पे जा सकते हो, तो एस के थ्रू तुम टी पे गए, ठीक है, और टी के थ्रू तुम बी पे गए, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी है, तो तुम किसी भी तरह नंबर ऑफ एज और बीस इक्वल तुम जनरेट नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। ये चीज हिडन ट्रायल से एलिमिनेट कर ली। अब यहाँ पे देखो ये वाला मेथड तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एन की वैल्यू हमेशा m से बड़ी होनी चाहिए। अरे अभी भी जनरेट किया था देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पे m कितना है 1, ठीक है, और n कितना है m कितना है 2 और n कितना है 1। यहाँ पे देख लो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि n की वैल्यू छोटी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन फिट बैठता है। अब इसको तुम खुद चेक करो कैसे फिट बैठता है, सारी स्ट्रिंग तो तुम जनरेट करोगे इसमें बैठेंगी, तो यहाँ पे तुम सही आंसर देखने जाओगे ना, तो सही आंसर देखने में तुमको थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए गलत आंसर देखो कि गलत कौन सा हो सकता है। और हिडन ट्रायल मेथड बहुत यूजफुल होता है, तो मैं तो देख के ही कर दिया था क्वेश्चन में, 30 सेकंड लगे थे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखे थे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो था तुम्हारा, ये थोड़ा सा इजी लेवल का, इसको मानता हूँ बेसिक नहीं, क्योंकि इसमें टाइम लगता थोड़ा सा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या है, ए। तो मेरे दोनों क्वेश्चन सही थे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर थ्योरेटिकल आ गया, 55 था ये। Which of the following statement is not true? ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है इफ लैंग्वेज, देखो पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये आया है एक टेबल से। टीओसी में दो टेबल इंपॉर्टेंट होती है, टीओसी में एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, आई विल ट्राई टू फिनिश सिलेबस ऑल्सो, और एक होती है कौन सी तुम्हारी डिसाइडेबिलिटी। ये दो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि ये तुम्हें दो टेबल आती है, तुम्हारे 5-6 नंबर फिक्स हो सकते हैं, और टेबल मैं बता चुका हूँ अपने चैनल में गेट 2024 वालों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो लिखा हुआ है, इफ ए लैंग्वेज इज रिकर्सिव इट्स कॉम्प्लीमेंट इज रिकर्सिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन पे रिकर्सिव लैंग्वेज क्या होती है, क्लोज होती है, यस, तो रिकर्सिव होती है, सिंपल सी बात है। तो रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होता है, क्योंकि रिकर्सिव लैंग्वेज जो होती है कॉम्प्लीमेंट पे क्लोज होती है। अब ये तुम्हें क्लोजर प्रॉपर्टी यदि पता है तब तुम समझ पाओगे, यदि अभी नहीं समझ पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग समझते हैं वो लोग जान गए होंगे कि क्यों ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है इफ, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इफ अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव, लैंग्वेज क्या है, रिकर्सिव है, ठीक है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज रिकर्सिव इनरोवेबल लैंग्वेज, ठीक है, ये भी सही है। क्यों, क्योंकि देखो रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट यदि करोगे, आर कॉम्प्लीमेंट करोगे, तो वो भी क्या होगा, रिकर्सिव होगा। मान लो लैंग्वेज एल है जो कि रिकर्सिव है, तो एल कॉम्प्लीमेंट भी रिकर्सिव होता है, और जो लैंग्वेज रिकर्सिव होती है ना वो आरईएल भी होती है, रिकर्सिव इनरोवेबल लैंग्वेज भी होती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। सो जितनी भी रिकर्सिव लैंग्वेज है वो क्या होती है, आरईएल, रिकर्सिव इनरोवेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, इफ अ लैंग्वेज एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर रिकर्सिव इनुमरेबल इट इज रिकर्सिव, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, ये अपन देखेंगे, ये भी याद कर लो, ठीक है। तो यदि एक लैंग्वेज एल है और उसका कॉम्प्लीमेंट है एल कॉम्प्लीमेंट, यदि दोनों रिकर्सिव है तो वो आरईएल भी होती है, आरईएल मतलब रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज होती है, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज नॉट ट्रू पूछा ना, ठीक है।
इफ अ लैंग्वेज इज रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो रिकर्सिव इनुमरेबल लैंग्वेज। नहीं, आरियल जो होता है, आरियल उसका कॉम्प्लीमेंट आरियल हो ये नेसेसरी नहीं होता। ये मुझे कैसे पता है? क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ये ऑप्शन सही था, मेरा ऑप्शन ये भी क्वेश्चन सही था। तो यार जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना, टेंशन मत लो, जब तुम पूरा टीओसी पढ़ लोगे ना, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हो सर, क्या कैसे समझ में नहीं आ रहा, जब तुम पूरा टीओसी पढ़ लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। चारों स्टेटमेंट ना एकदम हलवा लगेंगे तुम्हें स्टार्टिंग में, मतलब जब तुम पढ़ लोगे तो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी से है, क्लोजर प्रॉपर्टी से। तो मैं बताया ना क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत कौन सा पूछा है? द इंटरसेक्शन ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉन्टेक्स्ट फ्री सिंपल। ठीक है, यदि एक कोई लैंग्वेज रेगुलर है, ठीक है, एक रेगुलर लैंग्वेज है, और यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो, यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज किसी भी टाइप की, उसका यूनियन या इंटरसेक्शन लोगे ना, वो हमेशा बड़ी लैंग्वेज आती है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो जब टीओसी पढ़ा जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, चलो तो ये सही है। द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर, ये रेगुलर हो गया, एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज हो, रेगुलर हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री हो, डीसीएफएल हो, आरईएल हो, रिकर्सिव हो, कोई भी सीएसएल हो, कोई भी लैंग्वेज हो, यदि उसका रेगुलर के साथ इंटरसेक्शन लोगे या यूनियन लोगे तो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज तुम यूज करोगे वही आएगी। मतलब रेगुलर एक बच्चा है इसके सामने। द इंटरसेक्शन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज रेगुलर। नहीं, नहीं कह सकते हम, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, कि जो रेगुलर लैंग्वेज है और जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसका जो अपन इंटरसेक्शन लेंगे वो हमेशा क्या है? रेगुलर है। ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, और मतलब एक टेबल है उससे सब कुछ है। द यूनियन ऑफ टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री। सही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो होती है यूनियन में क्या होती है? क्लोज होती है। द यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज रेगुलर, ये भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा गलत था? बी, ये भी मेरा सही था। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बेसिक है, ये बेसिक हो गया। और इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंग इजी में रख देता हूँ, है ना, इजी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी विलो हेयर एस इज द स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल सिंबल। ठीक है, एस जो तुम्हारा स्टार्टिंग सिंबल है, एस से स्टार्ट होगा सब कुछ सिंबल, वाइल ए एंड बी आर टर्मिनल सिंबल्स। ओके, ए एंड बी, तो यहाँ पे एस और टी क्या तुम्हारे वेरिएबल हैं और ए और बी क्या है? टर्मिनल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लैंग्वेज एल जी जनरेटेड बाय जी? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, मतलब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, तुम्हें बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले कैसे लैंग्वेज जनरेट करना है, देखो क्या पूछा है? ट्रू। ठीक है, तो देखो ये लैंग्वेज क्या तुम, ये मतलब स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, क्या तुम जनरेट कर पा रहे हो? तो इसको उठाओ, इसको, तो मैं इसको करके देखता हूँ कि ये बिलोंग करता है कि नहीं। कैसे करोगे? देखो एस गोज टू ए एस बी करोगे। अब एस की जगह तुम क्या पुट कर सकते हो? या तो इसको फिर से पुट करो, इस एस को, क्योंकि एस से देखो एस गोज टू ए एस बी हुआ। ठीक है, इस एस के थ्रू तुम कहाँ जा सकते हो? यहाँ से देखो, इस एस के थ्रू फिर से इसी पे जा सकते हो या टी पे, समझ रहे हो? इस एस के थ्रू तुम कहाँ जा सकते हो? इस पे जा सकते हो या इस पे जा सकते हो। तो यहाँ पे पुट करो और चेक करो, सारे परमुटेशन तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा लेंदी है, तो मैं इसको मीडियम में रखता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो मैं एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये लैंग्वेज तुम्हें, ये मतलब स्ट्रिंग तुम्हें चेक करना है इसमें है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो ए बी बी है। ठीक है, तो ए हो गया। एस की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा बताओ, दिमाग लगा के थोड़ा सा। एस की जगह मैं इसको तो नहीं रख सकता अब, क्योंकि यदि एस की जगह इसके रखा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, ए फिर ए हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। मुझे दो लगातार ए नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा एक दिमाग लगाने वाली बात थी ये। ठीक है, तो ये तो नहीं रख सकता मैं। ठीक है, तो इसको चलो हटाओ, ये नहीं रख सकता। तो मुझे यहाँ पे डबल ए के बाद क्या लाना है? बी लाना है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है। तो यहाँ पे डबल ए, देखो यहाँ पे डबल ए के बाद क्या लाना है? बी लाना है। तो मैं क्या करता हूँ? बी कैसे आएगा? टी के थ्रू आएगा। ठीक है, तो मैं एस से कहाँ जाता हूँ? टी पे जाता हूँ। तो ये हो जाएगा ए पी हो जाएगा, टी बी हो जाएगा। अब टी के थ्रू मैं कहाँ जा सकता हूँ? टी बी या ए पे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? बी चाहिए, बी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे टी बी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ए टी के साथ क्या रख सकता हूँ? टी बी बी। ठीक है, अब इस टी के थ्रू मैं कहाँ सकता हूँ? ए जा सकता हूँ, ए या टी बी जा सकता हूँ। तो इस टी की जगह ना एक ए तो आना ही है। कैसे? देखो टी से तुम टी बी जाओगे, लेकिन फिर टी को खत्म करने के लिए ए तो रखना पड़ेगा ना, मतलब ये यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक मतलब ऐसा मेथड है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं वीडियो में नहीं करने वाला हूँ पूरा, तुम अपने खुद से करो तो तुम्हें प्रैक्टिस भी होगी। मैंने बता दिया कि कैसे करना है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम है, मीडियम मतलब कॉन्सेप्ट वाइज मीडियम नहीं है, मतलब इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा करने में, और ये भी मेरा सही था। ठीक है, चलो
तुम्हें अगर आंसर की चाहिए तो मैं अपने ग्रुप पे भेज दूंगा, और पेपर तो मैंने भेज ही दिया है पूरा पेपर, तो वो देख सकते हो तुम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पूरा टीओसी सॉल्व कर रहा हूँ अभी, अगला जो होगा एल्गो करूंगा। कंसीडर द एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, ये एनएफए है। एनएफए डीएफए क्या होता है यार, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम टीओसी पढ़ लियो तो। विच इज मीन टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग्स करस्पॉन्डिंग टू अ लेक्सिकल टोकन आईडी। ठीक है, here the token digit correspond to the extended regular expression 09 and later correspond to this। ठीक है, मतलब इसने बोला है कि जो टर्मिनल तुम्हारे हैं वो मतलब जैसे ए बी होता है ना, ए बी तुम्हारे टर्मिनल होते हैं, वो यहाँ पे 0 से 9 तक उसने बता रखा है, और ए से जेड तक बता रखा है, और कैपिटल ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है टर्मिनल। ठीक है, in the diagram a small incoming edge indicates a start state of। ओके, तो स्टार्ट स्टेट है ये है तुम्हारी। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करना है तुम्हें। while a double circle indicates a final state, तो यहाँ पे तुम्हारी फाइनल स्टेट क्या है, ये है तुम्हारी फाइनल स्टेट। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्ड्स टू द टोकन आईडी। ठीक है, तो उसने पूछा कि कौन सा रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब इसको फिट बैठेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखते हैं। यहाँ भी हिट एंड ट्राइन लगाओ, उल्टा चलो, तो ऑप्शन नंबर डी से चलता हूँ मैं। ए तो बैठ ही जाएगा क्योंकि ये ठीक है, यहाँ पे डी से चलता हूँ। तो उसने बोला लेटर के बाद, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। इसका मतलब ये है कि लेटर आए पहले, ठीक है, और लेटर के बाद कुछ भी आ सकता है, या तो लेटर स्टार आए, लेटर स्टार मतलब बहुत सारे लेटर, या उसके अलावा डिजिट का स्टार आए, मतलब कोई भी डिजिट आए, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन है डिजिट का। देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अगर स्टार की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये तो एप्सिलॉन हो जाएगा, ये भी एप्सिलॉन हो जाएगा, तो लेटर्स बहुत सारे लेटर एक्सेप्ट कर सकता है क्या, ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत सारे लेटर्स एक्सेप्ट कर सकता है क्या, मतलब अगर यहाँ पे मैं एक लेटर एक्सेप्ट कर सकता है क्या, यस। या यदि यहाँ पे मैंने 0 रखा स्टार की जगह, तो यहाँ पे लेटर हो जाएगा, तो क्या लेटर एक्सेप्ट कर सकता है कि, यस कर सकता है। लेटर के बाद बहुत सारे डिजिट एक्सेप्ट कर सकता है क्या, यदि यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा एल डी स्टार, और ये हो जाए यदि यहाँ पे 0 रखता हूँ तो ये होता है एल एल स्टार। तो ये एक्सेप्ट करेगा क्या, देखते हैं। लेटर के बाद बहुत सारे लेटर एक्सेप्ट करेगा क्या, लेटर के बाद बहुत सारे लेटर, यहाँ पे तुम गए साइलेंट, फिर लेटर, फिर साइलेंट, फिर यहाँ पे लेटर, तो लेटर के बाद बहुत सारे लेटर तो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, अब देखते हैं लेटर के बाद बहुत सारे डिजिट एक्सेप्ट करेगा क्या, लेटर के बाद बहुत सारे डिजिट एक्सेप्ट करेगा। लेटर के बाद डिजिट गए, फिर यहाँ पे क्या गए, लेटर के बाद डिजिट गए। ठीक है, डिजिट गए, यहाँ पे साइलेंट हो गया, फिर इसके साइलेंट को लेटर के बाद बहुत सारे डिजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, यस कर रहा है। तो ये ऑप्शन फिर रॉन्ग कैसे हो गया, रॉन्ग कैसे हो गया, देखो उसने ऐसा बोला कि लेटर के बाद डिजिट एल डी स्टार एल एल स्टार, उसने ये नहीं बोला कि लेटर के बाद क्या लेटर और डिजिट साथ में हो सकते हैं क्या, ऐसा नहीं बोला उसने। क्यों, देखो हो सकता है कि मैं लेटर जाऊं, फिर डिजिट जाऊं, फिर ऐसे आऊं, फिर लेटर जाऊं, फिर लेटर जाऊं, फिर लेटर जाऊं, मतलब क्या, देखो सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो लेटर तुम्हारा ए, तो ए एक्सेप्ट हो गया, लेकिन A23B ऐसे एक्सेप्ट नहीं होगा ना इस लैंग्वेज, इसके थ्रू कैसे, देखो उसने बोला है या तो A12 जाओ, या तो ए के बाद या तो तुम बहुत सारे डिजिट जाओ 0 से 9 तक, या ए के बाद सारे ए से जेड तक लेटर जाओ, ऐसा बोला उसने। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना ये, इसलिए ये गलत है, समझ में आया। और यहाँ पे सेम वही चीज, यहाँ पे ये लेटर प्लस डिजिट है, लेटर प्लस डिजिट स्टार है। ठीक है, तो एक सिंगल लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे तुम्हारा सही होगा। तुम ऐसे ही हिट ट्राई लगा के कर सकते हो सारे। तो ये क्वेश्चन भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन था, है ना। पूरा क्वेश्चन तुम मतलब जब तुम डीएफए एनएफए कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लैंक पेज कैसे आ गया। ठीक है, फ्रॉम अ कैरेक्टर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एम, तो एक लेंथ एम स्ट्रिंग की लेंथ है। ठीक है, एम है लेंथ, लेंथ क्या है, एम है, लेंथ इज इक्वल टू एम है। द नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, तो ये मैंने वहां पे किया था, यही एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। तो उसने बोला कि ऑफ ऑल लेंथ्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर, तो सब स्ट्रिंग बनाना। सब स्ट्रिंग मतलब कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो ए बी सी है, इसके छोटे छोटे पार्ट कौन होंगे, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या ए बी होगा, या ए बी सी होगा। ठीक है, या बी सी होगा, या बी होगा, या सी होगा। ये सारी क्या है, सब स्ट्रिंग है। तो कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती है ये पूछा है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया था उसके थ्रू देखते हैं। देखो 1 2 3 लिया था मैंने एग्जांपल, ठीक है, और 1 2 3 लेके काउंट कर लो कितनी बन रही है। तो एक 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, एक 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। अब कितनी हो गई ये गिन लो, तो 4 3 7 3 10 हो गई, 10। और एक यहाँ पे जो इसका लेंथ है वो कितना है, 4 3 7 2 9 हो गया, 9 ऐसा।
ठीक है, तो ऐसे करके तुम देख सकते हो, मतलब काउंट करके फिर यहाँ पे टोटल देख सकते हो कितने बन रही है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 4 3 7 4 3 7 2 9 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो ये कितनी हो गई? 4 3 7 2 9 ही तो हुई यार। एक कोई मिस हो रहा है क्या? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अच्छा 4 मिस हो रहा है, 4 ओके 4। तो कितनी हो गई? तो यहाँ फार्मूले में फिट करके देख लो, 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10, 20 बाई 2 दैट इज 10। सिंपल सी बात है यार। तो स्मार्टली खेलना है हमें। अब मैं फार्मूला ड्राइव करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसरो में बहुत कम टाइम में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यार। अगला क्वेश्चन है क्या? ठीक है, a truth table will need how many rows if there are n variables। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल मान लो 0 और 1, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कितने यहाँ पे रोज होंगी? 4। तो 2 पे कितना आ रहा? 4। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू एन हो सकता है ऑप्शन, या 2 पावर एन हो सकता है, तो इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो 3 करके देख लो। तो यदि तुम्हारे पास n वेरिएबल है तो उसके पास चॉइसेस कितनी होगी? 2 चॉइसेस, या तो इसको इसको, तो कितना होता है? 2 पावर n ही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेके और दे सकते हो। 3 वेरिएबल ए बी सी लिख लो। तो यहाँ पे कौन हो सकता है? ऐसे कर लो ना यार, ए बी सी लिख लो, तो ये पे ए हो सकता है, फिर यहाँ पे ए बी ए हो सकता है, फिर ए बी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 पावर n ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, n वेरिएबल हो तो कैसे? देखो, हर एक के पास इक्वल पावर है ना, कि यहाँ पे कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, तो 2 पावर n ही होगा, है ना। तो ऐसे हिट ट्राई लगा के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो 2 पावर n हो गया। ठीक है, इससे भी समझ में आ रहा है। और यदि तुम डिजिटल लॉजिक पढ़े तो तुम्हें समझ में तो आएगा ही। ठीक है, तो ये मेरा मकसद था बताने का, पेपर इजी आता है इसरो का, थोड़ा सा मतलब पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, कंसिडर द CFL कॉन्टेक्स्ट CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी बिलो फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, तो ये ग्रामर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ठीक है, द स्ट्रिंग हैज नो पास ट्री अकॉर्डिंग टू जी। पास ट्री मतलब ये तुम क्या इससे ड्राइव कर सकते हो? तो ड्राइव कर लोगे क्या? देखो, यहाँ से ई प्लस गए, फिर यहाँ पे क्या तुम्हें बोल रहा है? इनटू, तो ऐसे कर सकते हो ना, ई के थ्रू तुम गए ई प्लस, ठीक है, फिर तुम्हें इंटू चाहिए तो इसके थ्रू चले जाओ ई इंटू ई, और ई के थ्रू तुम आईडी चल जाओ तो आईडी प्लस, फिर यहाँ पे आईडी फिर स्टार आईडी, तो जनरेट कर सकते हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, जिसको आता हो तो कर लेगा, है ना, सिंपल है। तो ये था यार इसरो का पेपर। और एक और है अभी क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बाकी हुआ है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। Consider the DFA below. The alphabet is this. The state with a small incoming arrow initial state with the double circle state known as the final। ठीक है, ये तुम्हारी स्टार्टिंग हो गई, ये तुम्हारी फाइनल हो गई। ठीक है, which of the following regular expression defines the language accepted by the DFA। यार सिंपल क्वेश्चन, ए बी स्टार, यहाँ से देखते हैं ए स्टार बी स्टार क्यों गलत है। देखो, ए स्टार बी स्टार बोल रहा है, ए स्टार बी स्टार क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि मैं तो केवल ए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, नहीं केवल बी एक्सेप्ट कर लेता हूँ बोल रहा है। क्यों? यदि तुम यहाँ पे 0 पुट करोगे स्टार की जगह, तो ये बन जाएगा बी। तो ये ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बोल रहा है कि मैं बी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे बी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना। कैसे कर पाओगे? यहाँ पे या तो ए के बाद बी बहुत सारे एक्सेप्ट कर लो, ए के बाद बहुत सारे बी ही एक्सेप्ट कर पाओगे, क्योंकि बाकी कहाँ जा रहे हैं? ये डेड स्टेट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए पे जाओ, ए के बाद बहुत सारे बी एक्सेप्ट कर रहे हो, बी स्टार। कितना सिंपल क्वेश्चन, ये तो बेसिक था। तो यहाँ पे बी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे लगा सकते हो सारे एयरटेल ट्रायल। ठीक है, तो ये था यार इसरो में टीओसी के जो क्वेश्चन थे, और मेरे साथ सारे क्वेश्चन सही थे, मैंने मिलाया था। तो तुम लोग भी ये सॉल्व कर सकते हो। और इसरो का जो पेपर है, पूरा पेपर मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ, तो ग्रुप ज्वाइन कर लो यदि तुम नहीं किए हो तो। और आंसर की भी मैं शेयर कर दूंगा, या ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एल्गोरिथम पे क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। तो इसरो जिसका टारगेट है, तो यार सॉल्व कर लो क्वेश्चन, किस बात की देरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।